हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दीक्षा नर्सिंग एकेडमी गोहाना, जहां आप लोग प्रिपरेशन करोगे पोस्ट बीएससी एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, अगर हम हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मेशन हुई किसकी? एटम्स। एटम्स ने मिलके क्या बनाए हैं? मॉलिक्यूल्स। और यही मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, यानी यही क्या बना रहे हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल से क्या बने? सेल बनी, सेल ऑर्गेनल्स। अब ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स मिलके फंक्शन करती हैं एज ए सेल। और सेल किसका काम कर रही है मिलके एग्रीगेट होके? एक टिश्यू का। टिश्यू किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ऑर्गन सिस्टम से किसकी फॉर्मेशन हो रही है? एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। इंडिविजुअल। क्लियर? तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है हायरार्की है, अरेंजमेंट है। यानी हमारी बॉडी के अंदर अब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है? सेल। सेल से सेल बनती आ रही। तो अब सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? हमने सेल डिवीजन में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं प्रोफेज में, और टेलोफेज में वो दोबारा से रीअपियर हो जाती है। तो वो जाती कहां है? वो वापिस से उसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाती है। और वो कंपोनेंट कौन से हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल दोबारा से फिर किसकी फॉर्मेशन करवाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। क्लियर है? तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर हमें किसी सेल को एनालाइज करना हो, उसके केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी करनी हो, तो हम क्या करेंगे? कोई भी एक सेल, एक टिश्यू लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जैसे हमने मान लिया एक टिश्यू ले लिया या कोई पार्ट ले लिया, उसको हम क्या करेंगे? ग्राइंड करवाएंगे। स्लरी जो बनेगी उसको क्या करेंगे? हम फिल्टर करेंगे। और यहां ग्राइंड करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? दैट इज ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। फिल्टर करने के बाद हमें दो टाइप से मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं। जैसे मान लिया यहां पर हम फिल्टर कर रहे हैं और यहां पर हमने फिल्टरेशन लगा रखा है। तो फिल्टरेशन में यहां तो फिल्टरेट वाला पार्ट मिलेगा और यहां रेटेनेट वाला जो यहां पर रिटेन हो रखा है। मींस यहां पर हमें मिलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और यहां पर कौन से मिलेंगे? यहां ऑब्टेन होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जिन मॉलिक्यूल्स का वेट 18 टू 800 डाल्टन तक होता है, यानी 800 डाल्टन से कम हो, उनको नाम दे रहे हैं हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल दे सकते हो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का? माइक्रो मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल अमीनो
एसिड, एमिनो एसिड्स। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अरे स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल पढ़ के आए हो, कौन से हो सकते हैं? जैसे डीएनए और आरएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल जो इस चैप्टर में आप लोग स्टडी करोगे, जैसे प्रोटीन्स, वेरी गुड, और कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, वन इज डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। और कौन सा है? लिपिड। अब लिपिड जो है वेट इसका कम है, लेकिन फिर भी ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में मिलता है जिनका वेट ग्रेटर देन 800 डाल्टन है। इसका वेट 800 से कम है, लेकिन उसके बावजूद ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में ऑब्टेन हो रहा है। रीजन इज कि फिल्ट्रेशन के टाइम पीरियड पे ये वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर लेता है, बबल्स ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है। तो फिल्टरेशन में ये फिल्टर ना होकर ऊपर वाले पोर्शन में ही मैक्रोमोलिक्यूल के साथ ही रह जाता है, तो इसलिए इसको स्टडी करते हैं। बट लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली ए मैक्रोमोलिक्यूल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, दैट लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि उसका वेट किसके बराबर है? एक माइक्रोमोलिक्यूल्स के बराबर है, ना कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के। क्लियर हुई बात? यही अगर हमने टिश्यू को क्या किया, ड्राई कर दिया, ड्राई करके हमने क्या किया, इसको बांध करवा दिया, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? ये तो हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी हमने बात की ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये कौन से हैं? यहां से जो ऑब्टेन होंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऑब्टेन होंगे। जैसे एक आधा एग्जांपल है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एलिमेंट्स में, ठीक है। और अगर हीट कर रहे हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। कंबशन बाई प्रोडक्ट्स यही होते हैं। तो यहां से हमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी मिल रहे हैं और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी यहां पे ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी टिश्यू को, एक सेल को एनालाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर किस किस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, कौन से ऑर्गेनिक और कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट है। तो यहां पर देखो, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई भी एक टिश्यू लिया, उसको ग्रेन किया किसमें? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। उसके बाद जो स्लरी हमें मिली उसको हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। हमें दो फ्रैक्शंस ऑब्टेन होंगे, एक को हम फिल्ट्रेट का नाम दे रहे हैं या उसी को एसिड सोल्यूबल पुल का नाम दे रहे हैं। सेकंड रेटिनेट जो है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब मोस्टली जो है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां मिलते हैं? एसिड सोल्यूबल पुल के अंदर, यानी फिल्टर हो रखे हैं। थोड़े बहुत जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो कहां पे ऑब्टेन होते हैं? तो वो ऑब्टेन होते हैं, तो यहां परसेंटेज दे रखी है, कंपैरिजन कर रखा है लिविंग और नॉन लिविंग की अबंडेंस एलिमेंट्स की। जैसे सबसे ज्यादा अबंडेंट की अगर हम बात करें, एलिमेंट जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है लिविंग में भी और अर्थ पे भी, एटमॉस्फेयर में भी, तो वो कौन सा एलिमेंट है? दैट इज ऑक्सीजन।
6% और ह्यूमन बॉडी में कितना है 65%। नियरली नेग्लिजिबल कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज सिलिकॉन। क्लियर हुई बात। नाइट्रोजन अर्थ कास्ट पे बहुत कम है, जबकि बॉडी के अंदर स्लाइटली ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है। यहां तक बात समझ में आई। ये एकलौता ऐसा एलिमेंट है, और एक ये हो गया कार्बन, जो नॉर्मली लार्जर अमाउंट्स के अंदर प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 मेन कंपोनेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये परसेंटेज कंपैरिजन कर रखा है कि आज कास्ट पे परसेंटेज बाय वेट कितना है एलिमेंट्स, और दूसरा ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने। समझ में आया। तो ये ऑब्टेन किससे हो रहे हैं, अभी हमने मेथड पढ़ा था, हम कैसे एसिड सॉल्युबल पूल को और एसिड इनसॉल्युबल पूल को सेपरेट कर पा रहे थे। मतलब एक लिविंग टिश्यू को इजीली हम स्टडी कर पा रहे थे कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो यहां पर देखो नेक्स्ट लिख रखा है, नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न, अगर हम उसको पूरी तरीके से बर्न करवा दें, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू द फॉर्म ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, वो तो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा वो रिमेनिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, एक हाइड्रोजन एज सच है, दूसरे की जगह होता है, दैट इज वेरिएबल ग्रुप, आर ग्रुप। आर ग्रुप हो सकता है हाइड्रोजन हो, ये आर जो है, दिस में बी हाइड्रोजन, दिस में बी मिथाइल ग्रुप, में बी कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग, या हो सकता है यहां पर बेंजीन रिंग हो इसके साथ। तो उसके बेस पे अगर हम अमीनो एसिड्स को डिवाइड करें तो अमीनो एसिड्स कितने टाइप के हो सकते हैं। अमीनो एसिड्स में बी एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक कब होंगे, देखो ये जो अमाइन ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप कैसा है, एक एसिडिक ग्रुप है। तो अगर दोनों का नंबर 1 है तो वो कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एक न्यूट्रल। लेकिन अगर यहां एक का नंबर बढ़ गया, या तो बेसिक का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप का नंबर बढ़ गया, तो नंबर बढ़ने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा दिखाई देंगी इसके पास। अब अगर हमने मान लिया कि भाई यहां पर R की जगह पे CH2COOH जो है ग्रुप लगा हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप कितने हो गए इसके पास, 2। अमाइन ग्रुप एक ही है, तो कौन सा नेचर डोमिनेटिंग हो गया, एसिडिक नेचर। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या नाम देंगे, एसिडिक अमीनो एसिड।
जैसे ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड, अमीनो एसिड्स का एग्जांपल जो एसिडिक नेचर के। अब यही अगर हम बात करें किसके साथ, इस ग्रुप की जगह पे ये ग्रुप आ गया कि भाई CH2, वेरिएबल ग्रुप ये है CH2NH2, तो अब अमाइन ग्रुप का नंबर बढ़ गया। अमाइन ग्रुप कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है, तो ओवरऑल ये अमीनो एसिड कैसा हो गया अब, बेसिक नेचर का। तो ऐसे अमीनो एसिड्स आर बेसिक अमीनो एसिड्स। आर्जिनिन, लाइसिन 12th क्लास में पढ़ा था, डीएनए रैप कर रखा है प्रोटीन्स के चारों तरफ, ठीक है। तो वो कैसे नेचर के अमीनो एसिड्स हैं, बेसिक। क्लियर हो गई बात। अब अगर यहां पर एक ही तो NH2 है और एक ही COOH है, दोनों ग्रुप का नंबर एक एक है, कम या ज्यादा है ही नहीं, तो R की जगह पे मे बी एक एग्जांपल मान लो कि CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसा अमीनो एसिड कैसे नेचर का होगा, दैट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। समझ में आया। अब ये जो अमीनो एसिड है, इसके साथ जो ग्रुप ज्वाइन है, अभी बताया था मैंने कि R जो वेरिएबल ग्रुप है उसकी जगह यहां पॉसिबल है कि क्या जुड़ जाए, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग जुड़ जाए। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बेंजीन रिंग कंटेनिंग है, तो यहां पर अगर बेंजीन जुड़ता है तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप लोग, ऐसे कंपाउंड जहां बेंजीन रिंग है एरोमेटिक, तो ये कैसा अमीनो एसिड हो गया, एरोमेटिक अमीनो एसिड हो गया। अगर यहां पर बेंजीन रिंग नहीं है, जैसे अभी बात की थी कि एक नॉर्मल है, तो इस ऐसे को क्या नाम देंगे, एलिफेटिक, ठीक है। मे बी पॉसिबल है यहां पे कि जो ग्रुप जुड़े वो ये हो CH2OH, तो कौन सा ग्रुप है ये, अल्कोहलिक ग्रुप है, तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। मे बी यहां पर ऐसा ग्रुप हो कि CH2 के साथ सल्फर हाइड्राइड जुड़ा हुआ है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो जाएगा। तो ये जो R ग्रुप है ना, ये वेरिएबल है हर एक अमीनो एसिड के लिए, ये जो वेरिएबल है यही डिसाइड करता है उसका नेचर, क्योंकि बाकी तो यहां पर फिक्स हैं, यही वेरिएबल है। क्लियर है। अब एक और चीज आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, दैट इज कायरल कार्बन। क्या होता है, चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो। क्या अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, कायल कार्बन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिविटी फिनोमिना शो करता है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब ये बताओ कि अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। देखो यहां एक ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन, दूसरा अमाइन ग्रुप, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप, और फोर्थ क्या है, एक वेरिएबल ग्रुप है। अब इस वेरिएबल ग्रुप की जगह पे जो जुड़ता है वही इसका नेचर डिसाइड कर रहा है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि R की जगह पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो अब ये अमीनो एसिड कैसा होगा, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का अमीनो एसिड है। देखो एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम भी दे रखा है, ये रहा। सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। स्ट्रक्चर दे रखी है सामने, एक तो एसिडिक ग्रुप है, दूसरा अमाइन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक वेरिएबल ग्रुप है। तो वेरिएबल की ग्रुप की जगह यहां क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो अगर हाइड्रोजन आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव है, बाकी सारे
देखो अभी बताया था अल्कोहलिक ग्रुप भी हो सकता है सेरीन, मिथाइन ग्रुप हो सकता है एलेनिन। नॉर्मली ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये किस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। और ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कैसी होती है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिडिक में हाइड्रोजन आयन है वो वहां से मूव करके किसके पास जुड़ जाए, NH2 के साथ। तो अगर यहां पे जुड़ गया तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां से हाइड्रोजन गया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसी स्टेज को हम क्या नाम दे रहे हैं, ज्विटर आयोनिक फॉर्म। ज्विटर आयोनिक फॉर्म किसकी, अमीनो एसिड्स की। क्लियर हुआ, अमीनो एसिड्स की। यही अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन कैसे करेंगे, जैसे मान लिया ये एक अमीनो एसिड है, यहां हाइड्रोजन है, यहां पर NH2 ग्रुप है, यहां पर COOH ग्रुप है, यहां पर एक वेरिएबल ग्रुप R1 मान लेते हैं। ऐसे ही सेकंड अमीनो एसिड आ गया, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप के साथ कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप और यहां पर सेकंड वेरिएबल ग्रुप R2। अब होगा क्या कि यहां से OH और यहां से H दोनों ज्वाइन करेंगे, यहां से किसका रिमूवल हो जाएगा, H2O, वाटर रिमूव हो जाएगा और ये दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे। तो अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन, फर्स्ट वेरिएबल ग्रुप CONH CH, सेकेंड वेरिएबल ग्रुप और यहां पर COH बन गया, दोनों के बीच में बॉन्ड लिंकेज हो गया। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक प्रोटीन को बनाने में कौन सा लिंकेज इन्वॉल्व होता है, कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, पेप्टाइड लिंकेज। बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और तब एक किसकी फॉर्मेशन होती है, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। टोटल जो अमीनो एसिड्स हैं वो कितने हैं प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व, 20, जिनमें से 10 कैसे हैं असेंशियल और 10 कैसे हैं नॉन असेंशियल। जिनको ऐसे अमीनो एसिड जो इजीली हमारी बॉडी बना लेती है, हमें डाइट के थ्रू कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे को क्या नाम देंगे हम, नॉन असेंशियल। और जिनको बॉडी को फॉर्मेशन नहीं हो सकती बॉडी के अंदर, तो हमें डाइट के थ्रू बॉडी के अंदर लेने पड़ेंगे, ऐसे अमीनो एसिड को क्या नाम देंगे, असेंशियल अमीनो एसिड्स। समझ में आया। तो पहला जो माइक्रोमोलिक्यूल है दैट इज अमीनो एसिड। क्लियर है ये। अब उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एनसीईआरटी ने, दैट इज लिपिड। तो इतनी देर से पहले क्यों नहीं बताया, टाइम पास करवा रहा था। नेक्स्ट इज, अभी बताया था आप लोगों को लिपिड कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो या माइक्रो है, कैसे माइक्रो है, लेकिन मिलते कहां पर है, विद मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनका वेट कम है। तो अभी एक लाइन बताई थी दैट लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली ए मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये जो लिपिड है सॉरी, दीज आर वाटर इनसोल्यूबल इन नेचर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल नेचर के होते हैं। ये सिंपल लिपिड भी हो सकते हैं जो सिंपली फैटी एसिड से बने हुए। फैटी एसिड जो है उसके पास
एक आर ग्रुप से अटैच है। आर जो है वहां पे मिथाइल हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, या इससे ज्यादा नंबर भी हो सकता है। मतलब कार्बन वहां पे 1 से 19 हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यही फैटी एसिड जो है 2 टाइप से और हो सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है तो सैचुरेटेड, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे तो अनसैचुरेटेड। तो यहां देखो पाल्मेटिक एसिड, इसके पास कितने कार्बन है? 16 कार्बन। आर्किडोनिक एसिड, इसके पास कितने हैं? 20 कार्बन इन्वॉल्व हैं। तो फैटी एसिड में भी सैचुरेटेड जहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेटेड जहां पर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अब दूसरे जो सिंपल लिपिड्स हैं वो है ग्लिसरॉल, जो किस किस से बने हुए हैं? किस किस से बने हुए हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन से बने हुए हैं। बहुत सारे जो हैं लिपिड, उनके पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों ही होते हैं। तो फैटी एसिड किससे जुड़ा हुआ है? ग्लिसरॉल से जुड़ा हुआ है। फैटी एसिड किससे जुड़ा हुआ है? अभी हमने देखा फैटी एसिड, एक तो आर, कितना भी नंबर 1 से 19 वाला जो अभी बताया, और एक एसिडिक ग्रुप हो गया। और अगर हम यहां ग्लाइकोल की बात करें तो CH2OH, CHOH, CH2OH, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है यहां पे। केमिस्ट्री पढ़ रहे ऑर्गेनिक, वहां तो आया होगा ये कंपाउंड। तो उसके साथ क्या ये अकेला जुड़ सकता है? उसके साथ जुड़ने के लिए कितने चाहिए? ऐसे ही 3 ग्रुप चाहिए, 3 ग्रुप। तो 3 फैटी एसिड यहां पे ज्वाइन करेंगे। तो फैटी एसिड जो है ट्राइग्लिसराइड्स, इनको क्या नाम देते हैं? फैट। किसके बेस पे? उनके मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे। जैसे ऑयल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्लियर है? इसके अलावा एक और कॉन्जुगेटेड लिपिड भी आप लोग पढ़ चुके हो। कॉन्जुगेटेड लिपिड का एग्जांपल आप लोगों ने देखा था सेल वाले चैप्टर में। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, मेनली वो किस किस की बनी हुई है? दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, जुड़े हुए हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है? एग्जाम्पल दे रखा है जैसे लेसिथिन। सेल मेम्ब्रेन में बताया था ना, डबल लिपिड बाइलेयर होती है लिपिड की, उसके साथ साथ प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। उसके स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिपिड्स। अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल किससे जुड़ जाए? लिपिड से जुड़ जाए, ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे, ठीक है? तो ये लिपिड जो है अटैच हो सकते हैं किसके साथ? दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए हैं? किससे बने हुए न्यूक्लियोटाइड? अब अगर हम डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर देखें तो दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं। और न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? 12th क्लास में पढ़ा होगा, डीएनए के पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो। न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके पॉलीमर है वो? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड इसके पॉलीमर है वो। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो अब ये किससे बना हुआ है? अब अगर यहां से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला कंपोनेंट यहां पे कौन सा है? नाइट्रोजिनस बेस।
नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से? दो टाइप के नाइट्रोजिनस बेस पॉसिबल है। वन इज प्यूरिन एंड सेकेंड वन इज पायरिमिडीन। वन इज प्यूरिन एंड सेकेंड वन इज पायरिमिडीन। प्यूरिन जो है डबल रिंग कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहां पर दो रिंग है। यहां पर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है एट द पोजीशन फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड नाइन्थ पोजीशन पे। जबकि अगर हम पिरिमिडिन्स की बात करें तो एक ही रिंग है, तो मोलिकुलर वेट किसका कम होगा? पायरिमिडीन्स का। एक ही रिंग है यहां पे, तो यहां पर नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन यहां पे प्रेजेंट है। अब ये जो प्यूरिन्स हैं ये कौन कौन से हैं? दिस में बी एडेनिन, ये रही एडेनिन, ग्वानिन, ये दोनों क्या हैं? These two are purines. And cytosine, uracil and thymine, these three are pyrimidines. जो साइटोसिन है दिस इज ए कॉमन पायरिमिडीन फॉर बोथ आरएनए एंड डीएनए। ये दोनों के लिए कॉमन होता है, आरएनए के लिए भी और डीएनए के लिए भी। अब जो कॉमन नहीं है वो कौन सा है? कि अगर हम थाइमिन की बात करें तो ये सिर्फ किसके पास है? डीएनए के पास प्रेजेंट होता है। अगर हम यूरासिल की बात करें तो ये किसके पास प्रेजेंट है? आरएनए के पास प्रेजेंट होता है, ना कि डीएनए के पास। समझ में आया? तो यहां थोड़ा से ये वेरिएशंस है आरएनए और डीएनए में। अब सेकंड कंपोनेंट एडेनिन हो गया और ग्वानिन हो गया। यहां पर साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। एक प्यूरिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? एक पायरिमिडीन के साथ जुड़ता है। एक प्यूरिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? पायरिमिडीन के साथ जुड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें एडेनिन की तो ये किससे जुड़ता है? ये बनाता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर डीएनए है तो थाइमिन और अगर आरएनए है तो यूरासिल। दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यही अगर हम बात करें ग्वानिन की तो ग्वानिन किससे जुड़ा हुआ है और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा इनमें से? एडेनिन थाइमिन लिंकेज का या फिर ग्वानिन साइटोसिन लिंकेज का? ग्वानिन साइटोसिन। यहां ज्यादा बॉन्ड है तो ब्रेकेज थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट है, यहां तोड़ना थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली। दोनों के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस के साथ कौन जुड़ेगा? सेकंड कंपोनेंट दैट इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर डीएनए और आरएनए के लिए अलग अलग होती है। कैसे? डीएनए में ये प्रेजेंट होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। जबकि आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज शुगर। तो एक सेकंड प्राइम पोजीशन पे एक ऑक्सीजन कम है डीएनए के पास। क्लियर? यानी आरएनए के पास तो वहां पे OH है और डीएनए में वहां सिर्फ हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन वहां पे कम होती है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? These two are joined by an glycosidic linkage. N glycosidic linkage. नाइट्रोजन इनका और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स में।
तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इन दोनों के जुड़ने की वजह से क्या बनता है? न्यूक्लियो, क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया अब? न्यूक्लियोसाइड। अब मैं इसके साथ क्या जोड़ दूं? फास्फोरिकस। अब क्या बनेगा? ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो अब की बार एक क्वेश्चन आया नीट में। क्वेश्चन क्या था कि वहां 3 कंपाउंड लिखे हुए हैं। पहला उन्होंने नाम दे रखा है एडेनिन, दूसरा उन्होंने नाम दे रखा है एडिनोसिन, और तीसरा उन्होंने नाम दे रखा है एडिनाइलिक एसिड। तो क्या डिफरेंस है इन तीनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्म्स? क्या डिफरेंस होगा? पहला क्या है यहां पे? एडेनिन, एडिनोसाइन और एडिनाइलिक एसिड। क्या डिफरेंस है? देखो स्ट्रक्चर में दिखा रखा है यहां पे। ये रहा, दिख रहा है? एडेनिन, एडिनोसाइन और एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। बताओ क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर देख के तो बता सकते हो क्या डिफरेंस है इनमें। एडेनिन क्या है? एक नाइट्रोजिनस बेस। एडिनोसाइन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। एडिनाइलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? और अब स्ट्रक्चर देख के मुझे ये बता दो कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये डीएनए का है या आरएनए का है? स्ट्रक्चर से ऑब्जर्व करके बताओ जल्दी से। यहां क्वेश्चन पूछ लें कि ये जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है या आरएनए के अंदर? किसमें है? डीएनए। किसका है ये पार्ट? हाँ बोल जल्दी। तो किसका पार्ट है ये? अभी बताया था डीएनए आरएनए में हम डिफरेंशिएट किस बेस पे कर पा रहे हैं? हम वहां डिफरेंशिएट कर रहे थे पेंटोज शुगर के बेस पे या फिर थायमिन यूरासिल के बेस पे। यहां थायमिन यूरासिल वाला कंपोनेंट तो है नहीं, तो है कौन सा? कौन सा है कंपोनेंट? पेंटोज शुगर वाला। तो पेंटोज शुगर को देखो, सेकेंड प्राइम पोजीशन पे अभी बताया था एक ऑक्सीजन कम होती है। किसमें? डीऑक्सीराइबोज वाले में, यानी डीएनए में। सेकेंड प्राइम पोजीशन कौन सी है? ये वाली। तो यहां क्या कम है? तो किसका पार्ट है ये? आरएनए का पार्ट है। क्लियर है? ऐसे ही नाम दे दें ग्वानिन, वो क्या है? एक नाइट्रोजिनस बेस। ग्वानोसाइन न्यूक्लियोसाइड। ग्वाइनिलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है? क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? क्लियर हुई बात? तो एक यहां पे क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा क्या है यहां पे? न्यूक्लियोसाइड। और तीसरा क्या है यहां पे? न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से किसकी फॉर्मेशन होती है? न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड की ये फॉर्मेशन करते हैं। देखो यहां लिख रखा है एडेनिन हो गया, ग्वानिन, साइटोसिन,
यूरासिल और थाइमिन, ये सारे क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। ये अटैच किसके साथ हैं? पेंटोज शुगर के साथ। और क्या बनाते हैं जुड़ने के बाद? न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोसाइड अब फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ गया, एस्टेरिफिकेशन हो गया, क्या बना दिया इन्होंने? न्यूक्लियोटाइड। नाम भी दे दिया, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन। ये सारे क्या है अब? न्यूक्लियोसाइड। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, ये सारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन कर सकते हैं। कोई एक एग्जांपल बता दो जिसके अंदर आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आरएनए जेनेटिक, नाम बताना है, पूरा ग्रुप का नाम नहीं पूछ रहा मैं। जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाया था और वहां स्ट्रक्चर में भी बताया था कि यहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। जल्दी से चेक करो, बिल्कुल लास्ट पेज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और मुझे एग्जांपल बताओ जल्दी से। सबसे ऊपर पहला ही डायग्राम, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। वहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट इन्फेक्टिंग वायरस, उनमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। एचआईवी, वहां भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही फंक्शन कर सकते हैं किसकी तरह? जेनेटिक मटेरियल की तरह। क्लियर है? देखो यहां पर स्ट्रक्चर दिखा रखी है। ये हो गया फैटी एसिड। फैटी एसिड जैसे एग्जांपल दे दिया, पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन वाला, देखो 14 ये हो गए, 15 और 16। ये हो गया ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी वाला कंपोनेंट, और इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया? फैटी एसिड्स के साथ, लिपिड बनाने के लिए, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया फॉस्फोलिपिड, लैसिथिन, सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर अभी बताया था, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल का दिखा रखा है, यानी फैट और ऑयल वाले यहां पे दिखा दिए। भाग गया। और उसके बाद ये डायग्राम दे रखा है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड में यहां पर नाइट्रोजनस बेस दिखा दिए, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड दिखा दिए, और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड दिखा दिए। तो यहां तक बोलो कोई डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं। लिपिड समझ में आ गया, और दूसरा कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स देखो यहां लिख रखा है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे अमीनो एसिड, शुगर हो गया, ये जो है डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जिनका फंक्शन जो है हम सही तरीके से जानते हैं कि वहां क्या रोल वो प्ले कर रहे हैं। These are प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जबकि अगर हम दूसरे को एनालाइज करें, जैसे हम प्लांट को, फंगस को, माइक्रोबियल सेल्स को एनालाइज करें, तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट है। इनके अलावा जैसे एल्कलॉइड, फ्लेवेनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स हो गया, कलर्ड पिगमेंट्स हो गए, गम्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, ये जो है इनको क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर? जिनका डायरेक्ट फंक्शन नहीं जानते।
तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे अगर बात करें पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट में जैसे कैरोटिनॉइड्स हो गया, एंथोसाइनिन हो गया, अल्कलॉइड्स मॉर्फिन, कॉर्डिन, टर्पेनॉइड्स मोनोटार्पिन, डाइटार्पिन्स, एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल्स हो गए, टॉक्सिन्स एब्रिन रिक्शंस हो गए, लेक्टिन्स कॉनकेवलिन ए हो गया। तो ये कुछ क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, अब तक जितनी भी स्टडी की है वो नॉर्मली किसकी स्टडी की हमने, सिंपल कंपोनेंट्स की, माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब दे रखे हैं इसके आगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल अभी बता दिया था आप लोगों को, साइज या वेट कितना होगा, ग्रेटर देन 800। देखिए यहां पे कंपोजिशन दे रखी है सेल की, सबसे ज्यादा कौन है, वाटर 70 to 90%। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन, सेकंड थर्ड न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड और सबसे कम आयंस। क्लियर? तो नेक्स्ट जो दे रखा है दैट इज प्रोटीन। अभी डिस्कस किया था हमने प्रोटीन क्या होता है, क्या होते हैं प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। और वो अमीनो एसिड हमने डिस्कस किए थे, मे बी वो असेंशियल हो चाहे नॉन असेंशियल हो। कुछ प्रोटीन जो है वो दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने वाले। ट्रिप्सिन है एज ए एंजाइम काम करता है, इंसुलिन एज ए हार्मोन काम करता है, एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का। रिसेप्टर्स जैसे सेंसरी रिसेप्टर है, सेंस ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट है। ग्लूट फॉर ग्लूकोज लिंक, ये ट्रांसपोर्ट जो है, तो ग्लूकोज जो है ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के अंदर। क्लियर? तो ये जो है प्रोटीन्स अलग अलग स्ट्रक्चर में मिल सकते हैं, मे बी प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, मे बी उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जैसे वो बीटा प्लेटेड सीट, अल्फा एलिक्स वाली सीड हो। वो टर्सरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। मोस्टली एंजाइम्स कैसी स्ट्रक्चर में है, टर्सरी। वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है क्वाटनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। हीमोग्लोबिन का काम पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन नहीं, अकेली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट थोड़ी करता है, इसके अलावा और किसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। कोलाजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, और कंप्लीट बायोस्फीयर में कौन सा है सबसे ज्यादा, रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बताया था ये आप लोगों को, ऐसा एंजाइम जिसके साथ दोनों तरीके की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन से बाइंड होने की भी और कार्बन से भी बाइंड होने की। तो C3 प्लांट्स जो हैं उनके पास रुबिस्को एंजाइम था। रुबिस्को एंजाइम अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड हो जाता है तो नॉर्मल वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता था तो वहां पर एक साइकिल रन करती थी, दैट इज वेस्टफुल प्रोसेस, फोटो रेस्पिरेशन। याद आया थोड़ा बहुत? यही C4 प्लांट ने क्या किया, दो सेल अरेंजमेंट करवा दी। कौन सी, मीजोफिल और बंडल शीट सेल। समझ में है? याद है वो क्रैन्स एनाटॉमी? तो वहां पर रुबिस्को एंजाइम जो है किसके साथ बाइंड हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और C3 साइकिल को रन करवा रहा था। नेक्स्ट इज पॉली सैकराइड्स। चलिए बाकी का हम कल की क्लास में पढ़े।
यहां तक पढ़ लोगे? उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। न्यूक्लियोटाइड भी दे रखे होंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर, और एंजाइम्स भी हैं। ठीक है।